अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम कैपेसिटर्स की डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसके अंदर हमने ये देखना है कि किसी कैपेसिटर को चार्ज होने और डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। सो डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर। सबसे पहले हम जो यहां पे पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है चार्जिंग अ कैपेसिटर। इसके लिए हम एक डायग्राम प्लॉट करते हैं। डायग्राम के अंदर हमने रिप्रेजेंट करना है एक कैपेसिटर सिंबॉलिकली और उसके साथ रिप्रेजेंट करना है एक रेजिस्टर। ये रेजिस्टर इस कैपेसिटर के साथ सीरीज में अटैच है कुछ इस तरह से, और ये कॉम्बिनेशन अटैच है एक पावर सप्लाई या बैटरी के साथ जिसका सिंबल इस तरह से ड्रॉ किया जा रहा है। आगे ये कनेक्शन मौजूद है एक स्विच से कनेक्टेड। इन स्विचेस को हम A और B का नाम देते हैं। अगर इनको कनेक्ट कर दिया जाए तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड टर्मिनल यहाँ पे बुक ने इस तरह से ड्रॉ किया है, यह टर्मिनल C है। अगर आप A और C को कनेक्ट कर देंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि फिलहाल हम चार्जिंग अ कैपेसिटर पढ़ रहे हैं इसलिए A और B के कनेक्शन को ऑन शो कर दीजिए। बैटरी के पोटेंशियल को V, रेजिस्टेंस की वैल्यू को R और कैपेसिटेंस की वैल्यू को C रिप्रेजेंट कर दें। अगर यहाँ पे आप रेजिस्टेंस नहीं भी लगाते तो भी इस वायर जो कि कनेक्शन के लिए यूज की गई है इसकी अपनी कोई ना कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू जरूर होती है। अब यहाँ पे बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी की सूरत में अपने अंदर वर्क की एबिलिटी रखती है, एनर्जी स्टोर्ड है उसके अंदर, जबकि कैपेसिटर एम्प्टी है। इस बात को समझने के लिए जरा आप एक एग्जांपल लीजिए कि लेट से एक वाटर टैंक है इस तरह से और एक दूसरा वाटर टैंक है वो इस तरह से। इन दोनों वाटर टैंक्स को हमने कनेक्ट किया है एक पाइप के जरिए से जो बहुत ही थिन है। ये जो लार्ज वाटर टैंक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक बैटरी को, जबकि जो स्मॉल टैंक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक कैपेसिटर को, और जो टैंक कैपेसिटी है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो कनेक्टिंग पाइप है ये जितना थिन है रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा है। लेट्स से मैं कहता हूं कि इनिशियल सिचुएशन ये है कि ये जो बैटरी वाला टैंक है ये फुली फिल्ड है। दैट मीन्स इसमें जितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सकती है उतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है, जबकि कैपेसिटर एम्प्टी है। दैट मीन्स बैटरी के अंदर एनर्जी लेवल यहाँ पे मौजूद है और कैपेसिटर में यहाँ पे। जैसे ही आप ये कनेक्शन ऑन करोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R से गुजरते हुए एनर्जी कैपेसिटर को फिल करना स्टार्ट कर देगी। जितनी इस पाइप की थिकनेस कम होगी एनर्जी उतनी ही कम रेट पे फ्लो करेगी, और जितना ही पाइप ज़्यादा थिक होगा एनर्जी उतनी जल्दी फ्लो करेगी जैसे पानी जल्दी फ्लो करता है। तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर पानी या एनर्जी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा इस तरह से। और जब सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो बैटरी है उसके अंदर जो एनर्जी का लेवल है जो फिलहाल पानी के लेवल से रिप्रेजेंटेड है वो थोड़ा सा लो होके लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर आ जाएगा इस तरह से, कि यहाँ पे एनर्जी का लेवल इस जगह के ऊपर आ गया है और कैपेसिटर में फिल होते होते क्या हो गया है, जो एनर्जी का लेवल है वो इस पॉइंट के ऊपर आ गया है। तो अब आप देखिए कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो अब कम रह गया है। इसका मतलब है ये जो पाइप से जो एनर्जी फ्लो कर रही है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं एनर्जी डिपॉजिट करने के लिए कैपेसिटर के क्रॉस, उनका रेट ऑफ फ्लो भी कम हो गया है। सो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे इन दोनों कंटेनर्स के अंदर एनर्जी का लेवल इक्वल आ जाएगा। सो फिर क्या होगा, फिर चार्ज फ्लो करना बंद कर जाएगा। सो इस डिस्कशन से कंक्लूजन क्या निकलती है, इनिशियली जब कैपेसिटर
एम्प्टी है और बैटरी फिल्ड है फुली, तो उस वक्त चार्ज फ्लो रेट बहुत ज्यादा है। और जब कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का लेवल बैटरी के लेवल के बिल्कुल बराबर आ जाता है तो फिर चार्ज फ्लो रेट कम होता होता बिल्कुल जीरो हो जाता है। इस बात को अब हम जरा इस डायग्राम से लिंक करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का काम होता है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेना और नेगेटिव टर्मिनल का काम होता है इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देना। सो क्या होगा कि यहाँ पे इनिशियली जब आप इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उठाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब आप यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे दूसरी प्लेट पे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जब आपने कनेक्शन ऑन किया था कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस अपेयर होने वाला वोल्टेज 0 था। लेट्स से बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है और इनिशियली जब आपने यहाँ पे पहला चार्ज उठाना था उस वक्त कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज 0 था। लेकिन जब आपने अब सर्टेन चार्जेस को मूव कर दिया है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट बन गया है। अब जब नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज आप यहाँ से निकालने की कोशिश करोगे तो पीछे मौजूद पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, जाने नहीं देगा। बैटरी को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको यहाँ से निकालने के लिए। सो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करके इस नेगेटिव चार्ज को इस प्लेट से उठाएगी और इस प्लेट के ऊपर आने वाले पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ जाएगा। फिर ये चार्ज ट्रेवल करता हुआ दूसरी प्लेट पे यहाँ पे मौजूद होगा और आगे मौजूद नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, आने नहीं देगा। बैटरी को फिर से एनर्जी देनी पड़ेगी और यहाँ पे इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे ये चार्ज डिपॉजिट होगा तो चूंकि कैपेसिटर की प्लेट में एनर्जी डिपॉजिट हो गई है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ के 6 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताता चलूं कि जब मैं एक एक इलेक्ट्रॉन उठाने की बात करता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 3-3 वोल्ट बढ़ा रहा हूँ तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, उसको 2 पॉजिटिव चार्जेस नहीं जाने देंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। बैटरी को पहले से भी ज्यादा वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा इसको यहाँ से निकालने के लिए, और जब यहाँ पे प्लेस करोगे तो पहले से मौजूद नेगेटिव चार्जेस रिपल्सिव फोर्स की वजह से इसे आने नहीं देंगे। सो बैटरी उसको भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज करके यहाँ पे डिपॉजिट करेगी और इस तरीके से कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस मजीद चार्जेस स्टोर हो जाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ के कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। अब उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये वाला चार्ज अब हमने उठाना है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहा है। सो आखिरी चार्ज की बात कर रहा हूँ। आखिरी चार्ज जिस वक्त जिसके डिपॉजिट होने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस 11.9999 वोल्ट हुआ है, ठीक है। उस वक्त जिस इलेक्ट्रॉन को निकालना है उस पे पीछे मौजूद बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस की अट्रैक्टिव फोर्स है। सो बैटरी को बहुत ज्यादा एनर्जी पर यूनिट चार्ज प्रोवाइड करनी पड़ेगी और दूसरी तरफ प्लेस करने के लिए भी रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी पर यूनिट चार्ज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आखिरी पेयर ऑफ चार्ज डिपॉजिट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये एग्जांपल वैसी ही है जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस कर दी हमने। पहला चार्ज सेट बहुत जल्दी डिपॉजिट हो गया, करंट फ्लो रेट, पहला चार्ज सेट बहुत जल्दी प्लेस हो गया, चार्ज फ्लो रेट ज्यादा था। बाद वाला आने वाला हर चार्ज सेट ज्यादा देर में प्लेस हुआ और सबसे ज्यादा देर किसको लगी, आखिरी पेयर ऑफ चार्ज को प्लेस होते हुए, क्योंकि उस वक्त बैटरी वोल्टेज ऑलमोस्ट 12 वोल्ट डेवलप हो चुका था। 11.999 के ऊपर था लेकिन तकरीबन 12 के बराबर ही था। अब अगर यहाँ पे इस सारे डिस्कशन के बाद मैं इस सारे डिस्कशन के लिए Q वर्सेस T ग्राफ डिस्कस करूं तो वो कुछ इस किस्म से होगा कि हमें क्या करना है, हमें y एक्सिस के ऊपर चार्ज प्लॉट करना है और x एक्सिस के ऊपर क्या करना है, x एक्सिस के ऊपर हमें प्लॉट करना है टाइम। सो इस तरीके से यहां पे इस डायरेक्शन में टाइम को और इस डायरेक्शन में चार्ज को प्लॉट कर दें। लेट्स से यहां पे जो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है उससे करस्पॉन्डिंग जो फार्मूला है चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर का Q नॉट इज इक्वल टू C V नॉट। इसमें Q नॉट किसी कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस स्टोर होने वाला मैक्सिमम चार्ज है और V नॉट किसी कैपेसिटर की प्लेट पे आने वाला मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि बैटरी वोल्टेजेस V के बराबर है। तो वो Q नॉट इस जगह के ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हमने एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर को सीरीज में अटैच किया है।
अगर हम इस R और C को मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या बनता है। तो भाई यहाँ पे हम R और C को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। हम ये बात जानते हैं कि ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस का फार्मूला V/I बनता है और चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर के फार्मूले से C इज इक्वल टू Q/V बनता है। ये सब्सटीट्यूशन कर दें तो R बन जाएगा V/I और C बन जाएगा Q/V। अब ये V से कट जाएगा और एक्सप्रेशन बनेगा Q/I। सो अब अगर आप Q की जगह पे IT पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा IT/I, दैट मीन्स T। सो इससे एक बात पता चल गई कि T इज इक्वल टू RC होता है। R और C की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो टाइम आता है। इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस के यूनिट ओम और कैपेसिटेंस के यूनिट फैरड को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनता है। सो इस फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट, करंट के लिए एम्पेयर लिखा जाए, इन दोनों को डिवाइड कर लिया जाए तो ओम बनता है। और इस फार्मूले से अगर चार्ज के यूनिट कूलम को पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट वोल्ट से डिवाइड किया जाए तो कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड बनता है। और इस फार्मूले से अगर एम्पेयर और सेकंड को मल्टीप्लाई किया जाए तो कूलम बनता है। ये सब्स्टिट्यूशन कर लें तो ओम बनता है वोल्ट ओवर एम्पेयर, फैरड बनता है कूलम ओवर वोल्ट। ये वोल्ट वोल्ट से कटता है और ये बन जाता है 1 कूलम ओवर एम्पेयर। कूलम बन जाता है एम्पेयर सेकंड ओवर एम्पेयर। एम्पेयर एम्पेयर से कैंसिल आउट होता है और आंसर आता है 1 सेकंड। सो इससे रिजल्ट ये निकला कि 1 सेकंड किसके इक्वल होता है, वो 1 ओम इंटू फैरड के इक्वल होता है। अब इसी रेफरेंस से दोबारा डायग्राम की तरफ चलते हैं। लेट्स से हम एक ऐसा RC कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने यूज की है 1 ओम, कैपेसिटेंस की वैल्यू यूज की है 1 फैरड। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके टाइम निकालते हैं तो वो आता है 1 ओम इंटू 1 फैरड, दैट मीन्स 1 सेकेंड। अब आप इस कैपेसिटर रेजिस्टर कॉम्बिनेशन को चार्जिंग के लिए कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे इस जगह के ऊपर क्या होगा, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इनिशियल चार्जेस बहुत कम एनर्जी रिक्वायर करते हैं जो बैटरी जल्दी प्रोवाइड कर देती है, इसलिए वो बहुत तेजी से डिपॉजिट होती है। और जैसे जैसे कैपेसिटर फुल होता जाता है तो एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से जो चार्ज फ्लोइंग रेट है वो कम होता चला जाता है। जब आप इस रेजिस्टर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन को बैटरी से कनेक्ट करेंगे और चार्जिंग का कनेक्शन कंप्लीट कर देंगे तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस किस्म का बनेगा। ये जो Q0 है ये इस जगह के ऊपर यहां पे आके अचीव हुआ है, दैट मीन्स इस पॉइंट के ऊपर कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ है। अगर आप यहां से x इंटरसेप्ट ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि यहां पे क्या लिखा होगा, टाइम कितना आएगा, 1 सेकेंड नहीं, ये टाइम होगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तो 5 टाइम्स t है और ये 5 RC के इक्वल है, तो यहां पे तो 1 सेकेंड आया था। अब ग्राफ में देखा जाए तो ग्राफ में 1 सेकेंड तकरीबन इस जगह के ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है t इज इक्वल टू RC इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अगर मैं यहां से इसका y इंटरसेप्ट ड्रॉ करूं तो y इंटरसेप्ट इस तरह बनता है यहां पे। और अगर कैपेसिटर जो है उसका मैक्सिमम चार्ज 1 कूलम है तो हम देखेंगे कि यहां पे जो कैपेसिटर इस पॉइंट के ऊपर चार्ज हुआ होगा वो 0.63 कूलम हुआ होगा, दैट मीन्स इसने 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज अचीव किया होगा। सो ये T इज इक्वल टू RC क्या है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये T इज इक्वल टू RC कहलाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ एन RC कॉम्बिनेशन। और इसकी डेफिनेशन क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन RC कॉम्बिनेशन टू अटेन 63% of equilibrium charge from completely discharged state of the capacitor being used is called time constant of RC combination. That means यहाँ पे हमारे केस में जो t is equal to 1 सेकेंड की वैल्यू आई है वो मैक्सिमम चार्ज 100% चार्ज होने का टाइम नहीं है। वो टाइम कितना है, वो टाइम 63% चार्ज होने का टाइम है। सो इसका मतलब है कि अगर 1 सेकेंड के ऊपर 63% चार्ज हो रहा है
तो 63% चार्ज कितनी देर में अचीव किया? 1 टाइम कांस्टेंट में। 100% चार्ज कितनी देर में अचीव किया? 5 टाइम कांस्टेंट में। तो ये जो 100% माइनस 63% दैट मीन्स 37% क्यू नॉट है, ये कितनी देर में अचीव किया? ये 5 टाइम कांस्टेंट्स के दौरान उसने अचीव किया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? 5t लिख देता हूँ। तो ये 37% ऑफ चार्ज उसने कितनी देर में अचीव किया? ये उसने रिमेनिंग 4 टाइम कांस्टेंट्स के अंदर अचीव किया। सो अगर इस आरसी कॉम्बिनेशन के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में 63% चार्ज होगा, 5 सेकेंड्स में 100% चार्ज होगा और रिमेनिंग 37% चार्ज होने के लिए उसे मजीद 4 सेकेंड लगेंगे पहले 1 सेकेंड के बाद। अब हम यहाँ पे इस आरसी कॉम्बिनेशन में एक तब्दीली करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि अब हम जो रेजिस्टर यूज करेंगे वो होगा 2 ओम का, जबकि कैपेसिटर की वैल्यू 1 फैराड ही रहेगी। इसलिए जब T इज इक्वल टू RC कैलकुलेट किया जाएगा तो ये 2 ओम टाइम्स 1 फैराड दैट मीन्स 2 सेकेंड बनेगा। सो अब इसका टाइम कांस्टेंट यहां लिखा होगा, ये है अब की बार वाला टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू RC जो 2 सेकेंड है। और अब फुल चार्ज होते हुए 5 सेकेंड नहीं लगेंगे, 10 सेकेंड लगेंगे। सो ये है 5t दैट मीन्स 5 RC है 10 सेकेंड। सो अब 63% चार्ज होने का टाइम कितना है? वो है 2 सेकेंड और 100% चार्ज होने का टाइम कितना है? वो है 10 सेकेंड। सो 10 सेकेंड में ये आरसी कॉम्बिनेशन फुल चार्ज अचीव करेगा। सो इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से जब हम लाइन प्लॉट करेंगे तो लाइन इस तरीके से प्लॉट होगी जो 10 सेकेंड के ऊपर जाके इक्विलिब्रियम चार्ज के बिल्कुल बराबर आ जाएगी। तो भाई ये जो ब्लैक कलर की लाइन मैंने प्लॉट की है इसके लिए बुक ने क्या लिखा है? इसके लिए बुक ने लिखा है स्मॉल RC और रेड लाइन के लिए बुक ने क्या लिखा है? लार्ज RC। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि हम वैल्यू किसकी बढ़ा रहे हैं? रेजिस्टेंस की। हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को फिलहाल तब्दील नहीं कर रहे। अब ऐसा क्यों हुआ है? उसकी वजह यह है कि ओम्स लॉ के मुताबिक करंट V/R होता है। अगर आप V की वैल्यू को सेम रखते हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी। और अगर हम इस ग्राफ को देखें और यहाँ पे इस ग्राफ की स्लोप प्लॉट करें, दैट मीन्स लेट से ब्लैक लाइन की बात करता हूँ, इस ब्लैक लाइन पे 2 पॉइंट्स ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनती है। ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वो यहाँ पे चेंज बता रहा है, और जो बेस है वो डेल्टा टी बता रही है क्योंकि वो टाइम एक्सिस के अलोंग चेंज को बता रही है। तो अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा? अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड आउट करूं तो मैथमेटिकली तो वो टेंजेंट थीटा होता है और वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, परपेंडिकुलर डेल्टा क्यू बेस डेल्टा टी। तो ये तो करंट की डेफिनेशन बन गई। इसका मतलब है इस ग्राफ क्यू वर्सेस टी ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या बताती है? वो हमें बताती है करंट की वैल्यू। तो भाई इनिशियली जब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होता है, चूंकि बिल्कुल ही एम्प्टी होता है इसलिए स्लोप ज़्यादा होती है। आगे चलते चलते कैपेसिटर फुल होता जाता है, स्लोप कम होते होते आखिर में कितनी हो जाती है? बिल्कुल ही 0 हो जाती है। रेड कलर्ड लाइन के लिए भी सेम ऐसे ही है, इनिशियली स्लोप ज़्यादा है और बाद में स्लोप कम होती जा रही है। लेकिन रेड और ब्लैक को आपस में कंपेयर करें तो ब्लैक की स्लोप ज़्यादा और रेड की स्लोप कम है क्योंकि रेड के केस में आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दी है तो करंट या स्लोप कम हो जानी है। इसके अलावा अब हम एक केस डिस्कस करते हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू तो नहीं बढ़ाएंगे, वो तो 1 ओम ही होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू डबल कर देंगे 2 फैराड। सो अब की बार जो टाइम कांस्टेंट आएगा RC वो आएगा 1 ओम इंटू 2 फैराड, ये भी 2 सेकेंड ही होगा। दैट मीन्स अब की बार जो टाइम कांस्टेंट आना है वो भी इतना ही है। दैट मीन्स अब की बार भी T इज इक्वल टू RC 2 सेकेंड है। अब की बार भी जो फुल चार्ज होने का टाइम है 5t या 5 RC वो कितना है? वो अभी भी 10 सेकेंड ही है। फर्क क्या पड़ा? आपने वोल्टेज उतना ही रखते हुए कैपेसिटेंस की वैल्यू डबल कर दी तो इक्विलिब्रियम चार्ज डबल हो जाएगा। अब इस कैपेसिटर के लिए जो इक्विलिब्रियम चार्ज है वो यहां पे है
ये है क्यू नॉट, और इसका 63% अब पहले से डबल फासले के ऊपर यहां पे मौजूद है। ये है अब वाले कैपेसिटर का 0.63 क्यू नॉट। तो इसका मतलब है अब क्या होगा, अब ये लाइन इस तरह से मीट करेगी एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स। ये है पहला पॉइंट, और फुली चार्ज होने का टाइम कितना है, वो है अब 10 सेकेंड, इस तरह से। तो अब लाइन किस तरह से प्लॉट होगी, अब लाइन इस तरह से प्लॉट होगी। ये लाइन किसके लिए है, ये भी लार्ज आरसी को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन तब जब हमने कैपेसिटेंस सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया है, और जाहिर बात है कैपेसिटर में चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए स्लोप इसकी बाकी दोनों लाइंस की निस्बत ज़्यादा है। इस तरीके से हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को चार्जिंग के लिए डिस्कस किया। अब हम चलते हैं डिस्चार्जिंग की तरफ। लेट्स से मैं कहता हूं कि इनिशियल जो हमने यहाँ पे डायग्राम प्लॉट की थी, जिसके अंदर इस तरीके से एक लार्ज वाटर टैंक को रिप्रेजेंट किया था कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके से ये लार्ज वाटर टैंक था जो बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और एक स्मॉल वाटर टैंक था जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे इसके लिए मैं लिख लेता हूँ कैपेसिटर, और इनके दरमियान में जो कनेक्शन था वो कनेक्शन एक थिन पाइप था जो कि क्या बता रहा था, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू को। हमने यहाँ पे इसके अंदर एनर्जी लेवल इतना किया बैटरी का, तो उस वक़्त कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी लेवल भी सेम उतना ही हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया क्योंकि लेवल्स बराबर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ये कनेक्शन ऑफ कर देना है, और ये जो रेजिस्टेंस वाला पाइप है ये ओपन कर देना है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि पानी यहाँ से आउटवर्ड फ्लो करेगा, और जैसे जैसे यहाँ पे पानी का लेवल या एनर्जी का लेवल कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे ये फ्लो रेट भी कम से कम होता चला जाएगा। और जब ये कैपेसिटर फुली एम्प्टी हो जाएगा, उस वक्त यहाँ पे ये फ्लो रेट कम होता होता जीरो हो जाएगा। इस बात को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन बनाते हैं इस तरह से कि लेट्स से ये वही कैपेसिटर है जिसे हमने चार्ज किया था, ये उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके साथ सीरीज में वायर्स की रेजिस्टेंस या फिर खुद से लगाई गई रेजिस्टेंस मौजूद है, और ये आपस में कनेक्टेड हैं कुछ इस तरह से। ये इसके टर्मिनल्स ए एंड बी हैं इस तरह से, और ये थर्ड टर्मिनल जो है ये डिस्चार्जिंग के लिए हमने अटैच किया था। अब हम ए और बी को कनेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि ए और सी को कनेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो स्टोर्ड चार्ज है वो क्या करेगा, वो वापस बैकवर्ड फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। लेट्स से बैटरी जो वोल्टेज है वो हमने एग्जांपल के तौर पर 12 वोल्ट सेट किया है, और कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस आने वाला इक्विलिब्रियम वोल्टेज भी 12 वोल्ट हो चुका है। लेकिन अब आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे ये वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू होगा। यहाँ से जैसे जैसे चार्जेस फ्लो करते चले जाएंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होता होता आखिरी चार्ज के मूव करने के ऊपर बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। और हम ये बात जानते हैं कि जब इस पहले चार्ज ने फ्लो करना है इस तरफ और नेगेटिव चार्ज ने इस तरफ, तो इन पे रिस्पेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, इन्होंने बहुत तेज़ी से फ्लो करना है। और जब यहाँ पे तमाम चार्जेस रिमूव हो चुके होंगे और आखिरी एक एक चार्ज बचेगा, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि फिर उनके ऊपर कोई ख़ास रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होंगी, इसलिए वो बहुत ही स्लो रेट के ऊपर फ्लो करेंगे। अगर डिस्चार्जिंग के लिए भी मैं क्यू टी ग्राफ प्लॉट करूं, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, वाई एक्सिस के ऊपर चार्ज को प्लॉट करना है, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने टाइम को प्लॉट करना है इस तरह से। अगेन अब यहां पे Q इज इक्वल टू सी वी नॉट के मुताबिक जो मैक्सिमम पोटेंशियल है कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, वो और कैपेसिटेंस की वैल्यू चार्ज मैक्सिमम को डिफाइन करती हैं। लेट्स से पहले की तरह मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड जो है ना कैपेसिटर के ऊपर 100% चार्ज, वो Q नॉट है।
और कैपेसिटर इनिशियली इतना चार्ज हुआ है। और अब हम यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं कि हमने जो रेजिस्टर और कैपेसिटर कॉम्बिनेशन लगाया है उसमें रेजिस्टर की वैल्यू 1 ओम और कैपेसिटर की वैल्यू 1 फैरड है और इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो 1 सेकंड के इक्वल है। यहाँ से जो ग्राफ प्लॉट होगा वो होगा नेगेटिव स्लोप के साथ और वो इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ आता हुआ इस तरीके से बेंड करना शुरू होगा कि जब कैपेसिटर एम्प्टी होने के करीब है तो फ्लो रेट कम हो जाएगा और कम होते होते इस तरीके से ये लाइन यहाँ पे आके मीट कर जाएगी टाइम एक्सिस के साथ इस तरीके से। इस जगह के ऊपर आके कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका है। अब आप अगर यहाँ पे टाइम की वैल्यू देखोगे तो क्या वो 1 सेकंड लिखी होगी? प्रैक्टिकली वो वैल्यू 1 सेकंड नहीं होगी बल्कि कितनी होगी? 5 सेकंड होगी। दैट मीन्स वो 5 RC के इक्वल होगी। दैट मीन्स वो 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो 1 सेकंड कहाँ लिखा होगा? 1 सेकंड तकरीबन इधर लिखा होगा। ये जो 1 सेकंड इस जगह के ऊपर लिखा हुआ है जो कि 1 RC या 1 टाइम कांस्टेंट के इक्वल है, जब आप यहाँ से इंटरसेप्ट ड्रॉ करके y की वैल्यू y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इधर लिखी हुई वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 0.37 Q0। दैट मीन्स यहाँ तक कैपेसिटर अपने इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% लूज कर चुका है और 37% रिमेनिंग चार्ज रखता है। इसी रेफरेंस में अगर हम टाइम कांस्टेंट को दोबारा से डिफाइन करें तो टाइम कांस्टेंट की अब वाली डेफिनेशन क्या होगी? वो है द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन RC कॉम्बिनेशन टू रिलीज 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर बीइंग यूज्ड सो दैट द रिमेनिंग चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी 37%। इस डेफिनेशन के मुताबिक किसी RC कॉम्बिनेशन के लिए जिसमें कैपेसिटर फुली चार्ज है उसका 63% चार्ज लूज करने का टाइम और 37% रिमेनिंग चार्ज रखने का टाइम कांस्टेंट होता है। अगेन 63% चार्ज लूज कितनी देर में हुआ? 1 टाइम कांस्टेंट में। 100% कितनी देर में लूज हुआ? वो हुआ 5 टाइम कांस्टेंट में। तो ये जो 37% रह गया है जो इस तरह से आता है, ये किस तरह से आएगा? ये आएगा 4 टाइम कांस्टेंट्स के इक्वल। दैट मीन्स 63% तो लूज हो गया, कब? पहले ही सेकंड में। बाकी 37% कब लूज होगा? वो 4 सेकंड में लूज होगा, क्योंकि अब यहाँ पे इस ग्राफ की नेगेटिव स्लोप जो कि करंट को रिप्रेजेंट करती है वो आगे चलते हुए कम से कम होती चली जा रही है। अब हम यहाँ पे अगेन रेजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज को तब्दील करके देखते हैं कि क्या असर आता है। अब मैं एक ऐसा कैपेसिटर यूज कर रहा हूं जिसमें T इज इक्वल टू RC के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम और कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैरड रखी गई है। इसका टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड है। इसका टाइम कांस्टेंट यहां पे लिखा होगा। ये है अब की बार वाला टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू RC या फिर 2 सेकंड, और अब की बार जो 5 RC है वो यहाँ पे इस जगह के ऊपर लिखा होगा। ये है अब की बार वाला 5 टाइम कांस्टेंट्स या फिर 5 RC या फिर 10 सेकंड। इसका मतलब है चूंकि कैपेसिटर हमने तब्दील नहीं किया, सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू तब्दील की है, तो अब 37% के पॉइंट से इस पॉइंट से पास करना है ग्राफ ने और उसके बाद 100% डिस्चार्ज स्टेट यहाँ पे मीट करनी है। अब जो ग्राफ आएगा उसकी लाइन इस तरह से आएगी। इस तरीके से यहाँ पे ये लाइन प्लॉट होगी। अगेन हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दिया है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने से क्या हुआ है? उसकी वैल्यू को बढ़ाने से नेगेटिव करंट डिक्रीज हो गया है। अगेन बुक ने क्या किया है? इस ब्लैक वाली लाइन को लिखा है स्मॉल RC और रेड वाली लाइन को बुक ने लिखा है लार्ज RC, जिसमें वैल्यू किसकी बढ़ाई गई है? रेजिस्टेंस की बढ़ाई गई है। अब हम ऐसा करते हैं, एक ऐसा RC कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिसमें हम कैपेसिटेंस की वैल्यू डबल करते हैं। दैट मीन्स 1 ओम को 2 फैरड से मल्टीप्लाई कर देते हैं
टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड बनेगा, दैट मीन्स अब की बार वाला टाइम कांस्टेंट भी 2 सेकंड ही है, और अब की बार वाला 5 टाइम्स द टाइम कांस्टेंट भी 10 सेकंड ही है, वो भी सेम इसी पॉइंट के ऊपर मौजूद है। लेकिन अब आपने क्या किया है, वोल्टेज को सेम रखते हुए कैपेसिटेंस को डबल कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम चार्ज डबल हो जाएगा, और अब के बार वाले कैपेसिटर के लिए जो इक्विलिब्रियम चार्ज है वो यहां पे मौजूद होगा। दैट मीन्स ये होगा Q नॉट, और उसका जो रिमेनिंग 37% चार्ज है वो तकरीबन यहां पे मौजूद होगा 0.37 Q नॉट। सो अब इसने क्या करना है, 37% वाले पॉइंट से 2 सेकंड पे पास करना है, और फुली डिस्चार्ज स्टेट उसकी भी 10 सेकंड की है। सो अब की बार ग्राफ किस तरह का बनेगा, अब की बार ग्राफ कुछ इस किस्म का बनेगा। सो ये अगेन लार्ज आरसी की वैल्यू है, जिसमें हमने कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाई है बजाय रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ाने के। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर के लिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को स्टडी किया है। अब हम जरा इन दोनों ग्राफ्स को कंपेयर कर लेते हैं। सो ये दोनों ग्राफ्स का कंपैरिजन है। एक तरफ हमने किसको डिस्कस किया है, एक तरफ हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस किया है, और दूसरी तरफ हमने किसको डिस्कस किया है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस किया है। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर एंड सी के लिए ग्राफ किस तरह का प्लॉट होता है। अब हम इन दोनों के रेफरेंस से टाइम कांस्टेंट को एक दफा फिर से डिफाइन कर देते हैं। तो अब की बार टाइम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन बनेगी, दोनों ग्राफ्स चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों को इकट्ठे स्टडी करते हुए, वो क्या होगी, द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन आरसी कॉम्बिनेशन टू अटेन 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज from completely discharged state of the capacitor being used is called time constant of RC combination। फिर discharging के लिए क्या है, the time required by an RC combination to release 63% of maximum charge of the capacitor being used so that the remaining charge of the capacitor will be 37%। mathematically T is equal to RC। तो जब आपसे definition पूछी जाए time constant की, तो ये दोनों definitions आपने लिखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक डिस्चार्ज कैपेसिटर फुली चार्ज होने में या एक फुली चार्ज कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होने में कितना टाइम यूज करता है, तो उसका आंसर है 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। सो यहां तक हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम जरा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड। सो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड, माइक्रो प्रीफिक्स है, इसकी जगह पे 10⁻⁻6 लिख दीजिए, एंड रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 मेगा ओम्स। मेगा भी प्रीफिक्स है, मिलियन के इक्वल होता है, इसकी जगह पे +6 ओम्स लिख दीजिए। आर अटैच टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, सो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। व्हाट टाइम विल इट टेक टू अचीव 63% ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम चार्ज। और हम ये बात जानते हैं कि टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन आरसी कॉम्बिनेशन टू अचीव 63% ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम चार्ज, और इसके लिए हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यूज मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये बनेगा इस तरीके से। आप जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, नतीजा क्या होगा, ये बनेगा 1 × 10⁻6 ओम टाइम्स फैरड। दैट मीन्स 1 × 10⁻0 ओम फैरड या फिर सेकंड। सो इसका टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड है। अब यहाँ पे जो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी गई है उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि इक्विलिब्रियम चार्ज भी बताएं, तो आपने क्या करना था, Q नॉट इज इक्वल टू C V नॉट पुट कर लेना था। C की वैल्यू है 1 × 10⁻6 फैरड। V नॉट अगर 12 वोल्ट पुट करें तो आंसर होगा 12 × 10⁻6 फैरड वोल्ट, जो कि 12 × 10⁻6 कूलम के इक्वल होगा, और फर्दर आप इसे 12 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड। अगेन कैपेसिटेंस की वैल्यू वही है 1 माइक्रोफैरड, सो 1 × 10⁻6 फैरड, and a resistor of resistance 1 mega ohms, so resistance is
1 मेगा ओम, मेगा भी प्रीफिक्स है, ये 10 की पावर 6 ओम बनेगा, आर अटैच टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स, व्हाट टाइम विल इट टेक टू अचीव 100% ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम चार्ज। तो हम ये बात जानते हैं कि 100% चार्ज अचीव करने का टाइम कांस्टेंट का 5 गुना होता है, दैट मीन्स वो 5 RC के इक्वल होता है। सो आप 5 इंटू 1 इंटू 10⁻6 ओम और 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो जो आंसर होगा वो होगा 5 इंटू 10⁻6 ओम फैरेड, या फिर 5 इंटू 10⁻0 सेकेंड्स, या फिर 5 सेकेंड्स। तो इसका आंसर हो गया 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड। सो अगेन कैपेसिटर वही है 1 माइक्रोफैरड का, या फिर 1 इंटू 10⁻6 फैरड का, एंड अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम्स, या फिर 1 इंटू 10⁻6 ओम्स आर अटैच टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। बैटरी का ताल्लुक सिर्फ तब जब चार्ज फाइंड करना हो। आफ्टर बीइंग चार्ज 63%, what is the time required to attain remaining 37% of its equilibrium charge। तो हम ये बात जानते हैं कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू RC होती है, और वो 1 इंटू 10⁻6 ओहम्स, यहाँ पे भी ओहम्स आना है, मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 10⁻6 फैरड, दैट मीन्स 1 इंटू 10⁻6 दैट मीन्स 1 इंटू 10⁻0, या फिर 1 ओहम फैरड, या फिर 1 सेकेंड के इक्वल होती है। और जो 5 टाइम्स और जो 100% चार्ज होने का टाइम है, दैट मीन्स जो 5 टाइम कांस्टेंट है वो हम यहाँ से कितना निकाल चुके हैं, 5 सेकेंड निकाल चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ से 100% चार्ज होने का टाइम और 63% चार्ज होने का टाइम माइनस कर लूँ, तो मुझे जो टाइम मिलेगा वो क्या होगा, वो 37% रिमेनिंग चार्ज होने का टाइम होगा। सो T100 की वैल्यू 5 सेकेंड है और T63 की वैल्यू 1 सेकेंड है। इनको सब्सट्रैक्ट कर लें, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4 सेकेंड, दैट इज आवर ऑप्शन बी। सो आज हमने क्या किया, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस के। तो आज हमने क्या किया, आज हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के रेफरेंस से चार्जिंग के लिए कैपेसिटर, रेजिस्टर और बैटरी का कनेक्शन, इसके अलावा Q वर्सेस T ग्राफ, उसकी स्लोप, टाइम कांस्टेंट्स की वैल्यूज, डिफरेंट R और C की वैल्यूज के लिए, उसके बाद डिस्चार्जिंग के रेफरेंस से सर्किट का कनेक्शन, Q वर्सेस T ग्राफ और डिफरेंट R और C की वैल्यूज के लिए टाइम कांस्टेंट्स की वजह से बनने वाले डिफरेंट ग्राफ्स को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक में यहाँ तक हमने वो तमाम डिटेल डिस्कस कर ली है जो कि बुक ने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम साइड इन्फॉर्मेशंस और एग्जाम्पल न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।